एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी। मैंने 1 अगस्त से ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि नॉर्सेट 5 में आएंगे। और नॉर्सेट 5 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, तो अपनी जम के तैयारी करो ताकि आपको अच्छे से जो आपकी एक सीट है वो मिल जाए, एकदम आपकी सॉर्ट हो जाए। कि ये ना हो कि मैम अब अगली बार नॉर्सेट 6 में 7 में बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं, आप कैसे तैयार करें। सो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है क्योंकि पिछला नॉर्सेट बहुत कम बच्चे क्वालिफाइड कर पाए हैं और वैकेंसीज लेफ्ट आउट रह गई हैं। सो सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जैसा कि अब नॉर्सेट डालेगा क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड ही क्वेश्चंस डालने वाला है नॉर्सेट इस बार। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम डालेगा, पहले नॉर्सेट में डायरेक्ट आते थे बट अब क्लिनिकल क्वेश्चंस वो डालेगा एज पर द नोटिफिकेशन। और अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है ऐसे ही MCQs के PDF, तो वो मेरे से बाय कर सकता है ओनली इन 199 रुपीज़, जिसमें आपको आंसर विद रैशनल मिलेंगे और उसमें हर एक तरह का क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो PDFs। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं 199 में। और अगर किसी को गोल्डन की पॉइंट्स लेने हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से उठा के मैंने बना रखे हैं, वो है सिर्फ 99 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप मेरे से वो भी बाय कर सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स भी चाहिए, गोल्डन की पॉइंट्स भी और PDF, तो ये सारा का सारा आप मेरे से 299 ओनली 299 में सारा का सारा मटेरियल बाय कर सकते हैं। नोट्स आपको इजी लैंग्वेज में मिलेंगे और वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे एज एन एम पॉइंट्स ऑफ व्यू। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हम ऑलरेडी 39 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आज का ये हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पाउस स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे विद द क्लाइंट who is receive chemotherapy for inoperable cancer. The spouse asks the nurse, what can I do to help? How can the nurse support the client spouse? So एक पार्टनर है, फीमेल एंड मेल, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कौन है, तो वो अपने पार्टनर की केयर कर रहा है जिसका इनऑपरेबल कैंसर है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है। तो स्पाउस नर्स को बोल रहा है कि मैं इसकी और कैसे हेल्प कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो नर्स क्या हेल्प, मतलब नर्स उस क्लाइंट को क्या सपोर्ट करेगी। असिस्ट द कपल टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, ऑफर द कपल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसीज प्रोसेस, इंस्ट्रक्ट द स्पाउस अबाउट द एक्शन ऑफ द मेडिकेशन, मीट प्राइवेटली विद द स्पाउस टू एक्सप्लोर पर्सनल फीलिंग्स। तो सबसे पहले तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज इस टाइम जो स्पाउस है वो वरिड है अपने पार्टनर को लेके। सो हम क्या करेंगे, कपल का एक ओपन कॉन्वर्सेशन असिस्ट करेंगे ताकि वो दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से वेंटिलेट कर पाएँ, फ्यूचर प्लानिंग कर पाएँ, फ्यूचर के प्रोसीजर के बारे में खुद से डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, अगर हम उनको डिसीज़ प्रोसेस के बारे में बता भी देते हैं बट उसकी वरी जो है अपने पार्टनर को लेके वो कम नहीं होगी जितना भी वर्बलाइज करके कम होगी। जितना वो वर्बलाइज करेगा अपने पेशेंट के साथ, वेंटिलेट करेगा अपने पार्टनर के साथ, अपनी फीलिंग्स को, उतना ज़्यादा सही रहेगा। मेडिकेशन के एक्शन एंड उसकी पर्सनल फीलिंग्स का, इट इज़ ऑल अबाउट उन दोनों का टाइम, उन दोनों की पर्सनल फीलिंग्स, उनकी जो फीलिंग्स है, एंग्जाइटी है, वो वर्बलाइज एक दूसरे से करके मेंटेन कर सकते हैं। सो नर्स क्या है इस चीज़ में उनको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडमिशन अ क्लाइंट अपीयर्स एंग्जियस एंड सेज टू द नर्स, द डॉक्टर टोल्ड मी आई हैव लंग कैंसर, माई फादर डाइड फ्रॉम कैंसर, आई विश आई हैड नेवर स्मोक्ड, व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। तो देखो एक क्लाइंट है, एडमिट हुआ है और वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है और वो नर्स को कह रहा है कि नर्स, मेरे को डॉक्टर ने कहा है मुझे लंग कैंसर है, बट मेरे जो फादर हैं वो कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी उनकी, और शायद मैंने स्मोकिंग ना की होती। तो नर्स उसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या देगी, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोज, यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट योर स्मोकिंग, देयर हैव बीन एडवांस इन लंग कैंसर थेरेपी एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर हु इज़ वेरी कॉम्पिटेंट इन ट्रीटिंग कैंसर। सो देखो यहाँ पे पेशेंट का ये बोलने वाला है कि ऑलरेडी वो इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि वो गिल्टी है। सो वो ऑलरेडी बोल चुका है। हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है पेशेंट क्या है, एंग्जियस है, एंग्जाइटी में है, डरा हुआ है। सो हम उसे कहेंगे यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर डायग्नोज, बिकॉज यहाँ पे वो क्या
कोशिश कर रहा है बोलने की कि जो ये सिस्टम है वो इससे बच सकता है, वो कैंसर से बच सकता है, और इधर वो डिप्रेस्ड हो रहा है, तो हम उसका ये लाइन बोल के उससे और ज़्यादा जो उसकी फीलिंग्स है वो वेंटिलेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर तुम गिल्टी के बारे में बोल दोगे तो उसको लगेगा सिर्फ एंड सिर्फ इसी वजह से मेरी दिक्कत हुई है, और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा इसी को सोच के, गिल्टी की वजह से। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है ना, हम किसी चीज़ की गिल्टी में रहते हैं और ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो नहीं, उसको ये फील नहीं कराना हमने। लंग कैंसर थेरेपी, अगर उसके फादर की डेथ हुई इट मीन्स उन्होंने भी थेरेपीज ली होंगी, ठीक है, बट इतना वर्क नहीं किया, तो ये तो उस चीज़ को बारे में पता होगा उसको, बिकॉज उसका ऑलरेडी फैमिली मेम्बर उस ट्रीटमेंट से निकला है। डॉक्टर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अगर डॉक्टर ने उसे बोला है और वो उसको एक्सेप्टेंस दे के ही बोल रहा है कि मेरी गलती है ना, सो इट इज़ नॉट अबाउट कि ये रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोज इज़ अ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग स्पाइनल एनेस्थीसिया क्लाइंट डेवलप हाइपोटेंशन, टू what physiological change does the nurse attribute the decreased blood pressure? सो इमिडिएटली जब उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा, पेशेंट को रिसीव किया उसने, तो क्लाइंट हाइपोटेंशन में चले गया, तो ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि इस डिक्रीज ब्लड प्रेशर को एट्रीब्यूट कर रहा है? सो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू कीमो रिसेप्टर, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन, डिसरप्शन ऑफ कार्डियक एक्सेलरेटर पाथ वे। सो जस्ट बिकॉज इसमें क्या होता है, जब हम किसी पेशेंट को डेवलप होता है हाइपोटेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्या होता है क्या होता है क्या जा रहा है कि इमीडिएटली उस पेशेंट को आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो इट मींस हाइपोटेंशन देखने को मिल रही है। क्या हुआ है उसको, क्या चीज़ हो गई है, पैरालिसिस हो गया है, किसका, सिंपैथेटिक वेजोमोटर नर्व्स का। ठीक है, क्यों होता है पैरालाइज होके क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम से डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है उसको, अगर हम किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं और उसको हाइपोटेंशन हो रही है, एकदम से उसका बीपी जो है ड्रॉप कर रहा है, इट मींस उसकी जो सिंपैथेटिक वेजोमोटर नर्व्स हैं उनको पैरालाइज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया देने की वजह से। सो उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिससे उसको हाइपोटेंशन देखी जाती है। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों होता है ऐसे। नेक्स्ट, एक क्लाइंट विद द ग्लूकोमा आस्क नर्स अबाउट अ फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन। तो एक क्लाइंट है किस चीज़ का, ग्लूकोमा का, और वो नर्स से पूछ रहा है कि इसकी जो फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस हैं वो क्या चीज़ होती है, और वो कह रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स एक्सप्लेन इंक्लूड। सो जो नर्स है उसको क्या एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की देगी। सो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोमा है वो होता क्या है। ठीक है, ये क्या है, एक आई कंडीशन है जो कि क्या कॉज करती है, ब्लाइंडनेस कॉज करती है। ठीक है, जो नर्व कनेक्ट हो रही है आई से टू द ब्रेन वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जो नर्व हमारी आई से ब्रेन से कनेक्ट हो रही है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यूजुअली क्यों, क्योंकि जो हाई आई पे प्रेशर पड़ता है। मोस्ट कॉमनली जो है ये टाइप होती है ओपन एंगल ग्लूकोमा की और एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, सो ये दो टाइप्स होती हैं। सो मोस्टली इसमें ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है पेशेंट को। ठीक है, सो और अगर किसी को क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, तो मैंने एक अभी क्वेश्चन कराया था थोड़े दिन पहले, आई थिंक अपने दूसरे वाले सीरीज़ में करा रही हूँ BFHS में। सो आपके लिए भी बता देती हूँ कि उस पेशेंट को अगर होता है तो उसको इमीडिएट मतलब इमीडिएट हमें एमरजेंसी रिएक्शन उसका जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो वो प्रॉपरली ही ब्लाइंड हो जाता है पेशेंट। सो इसमें क्या है, नर्स अब इंक्लूड करेगी जब उसको एक्सप्लेन करेगी कि फ्यूचर में ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस क्या लो। अवॉइडेंस ऑफ कोलिनर्जिक, सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ रेंसेस, कॉन्टिन्यूशन ऑफ थेरेपी फॉर लाइफ, प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। सो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उसकी थेरेपी है कॉन्टिन्यूशन फॉर लाइफ चलती है, जो भी उसको रोकने के लिए, अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है तो उसकी जो थेरेपी है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी ही चलेगी। ठीक है, क्यों चलेगी, क्योंकि पेशेंट का जो ये चीज़ है ये थोड़ा रुक के ठीक लेती है और दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं उसको, अगर बाई चांस हम रोक भी देते हैं इसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, सो वैसे भी ये एक एमरजेंसी मेडिकल होती है, मेडिकल एमरजेंसी होती है। ठीक है, आई पेन और नोजिया इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है और विजुअल डिस्टर्बेंस तो बहुत ही ज़्यादा होती है। सो सबसे पहले तो इसको क्या करना है हमने, लाइफ टाइम, इसका कोई क्योर नहीं है बट इसका जो थेरेपी है वो रेगुलर कॉन्टिन्यूशन में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चल सकते हैं। अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक बिकम इनकॉन्टिनेंट ऑफ फीसेस, सॉरी
incontinent of feces. What is the most important nursing action to support the success of bowel training program? So एक पेशेंट को ब्रेन अटैक हुआ है, उसको फीसिस आ रहे हैं इनकॉन्टिनेंट, ठीक है, इनकॉन्टिनेंट सॉरी, उसके फीसिस हैं. तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन इस चीज़ को सपोर्ट करेगा जो कि उसकी बावल ट्रेनिंग प्रोग्राम में. सो यूजिंग मेडिकेशन टू रिड्यूस एलिमिनेशन, adhering to a definite time for attempt evacuation considering previous habit associated with defecation, timing of elimination to take advantage of a gastrocolic reflux. So सबसे पहले देखो, अगर किसी पेशेंट को ऐसे हो रहा है तो हमें एक उसका हैबिट बनानी पड़ेगी, एक टाइम मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर तेरे को एक टाइम टेबल बना के दे रहा है, तुझे इस टाइम पे डेफिकेट करना है तो तुम्हें इस टाइम पे ही डेफिकेट करना है. तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हम क्या करेंगे उसका एक डेफिनेट टाइम रखेंगे ताकि वो अटेम्प्ट कर पाए अपनी इवैक्यूएशन. सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है बिल्कुल सही बोल रहा है कि उसको एक डेफिनेट टाइम देंगे जिससे वो अपनी एक हैबिट बनाए कि इसी टाइम पे मुझे जाना है, ठीक है, इसी टाइम पे ही डेफिकेट करना है, ठीक है, और अटेम्प्ट करना है इवैक्यूएशन. इससे क्या होगा, उसका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा जिससे उसको बावल ट्रेनिंग में हेल्प होगी और वो उसी टाइम पे बावल करने जाएगा और इससे उसकी ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व होती रहेगी. नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन अटैक. व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन अ प्लान ऑफ केयर टू लिमिट द अकरेंस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. तो नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है एज द रिजल्ट ऑफ ब्रेन अटैक, उसको ब्रेन अटैक हुआ है. तो ऐसा कौन सा एक्शन है जो नर्स इंक्लूड करेगी अपने प्लान ऑफ केयर में ताकि उसका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना हो? Insert a urine retention catheter, institute measures to prevent constipation, encourage an increase in intake of caffeine, suggest that carbonate beverages be ingested daily. So नर्स उसे क्या करेगी, उसके जो measures है वो prevent करेगी क्या उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो. अब ऐसा क्यों है, हमारी तो बात यहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की हो रही है तो हम कॉन्स्टिपेशन क्यों लेके आ रहे हैं. देखो, मे बी अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखी होगी तो क्या होगा, जो है उसका जो प्रेशर है, जो कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स हैं उनका प्रेशर किस पे पड़ेगा, ब्लैडर पे पड़ेगा. ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने से क्या होगा, उसको यूरिन बार बार आएगा. अगर उसका यूरिन एकदम लिमिट ऑफ उतना लिमिट में हो ही नहीं पाएगा इकट्ठा, उसको थोड़ा सा ही यूरिन अगर इकट्ठा होगा ब्लैडर में वो भी उसको यूरिन आउट करने जाना ही पड़ेगा. सो हम क्या प्रिवेंट करेंगे, कॉन्स्टिपेशन, ताकि जो ब्लैडर पे प्रेशर है वो कम हो जाए और यूरिन इनकॉन्टिनेंस ना हो. नेक्स्ट पे चलते हैं. अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज विद द गुलियन बैरन सिंड्रोम. सो एक नर्स है, केयर कर रही है कौन से पेशेंट की, जिसको गुलियन बैरन सिंड्रोम हुआ है. नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी एक्सपेक्टोरेटिंग रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस. व्हाट शुड द नर्स डू, फर्स्ट इंटरवेंशन. सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुलियन बैरन सिंड्रोम क्या होता है. ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम का अटैक होता है टुवर्ड्स द नर्व्स. जो हमारी नर्व्स होती हैं उस पर अपना ही इम्यून सिस्टम जो है अटैक करने लग जाता है, ठीक है. और ये जो सिचुएशन है ये ट्रिगर हो सकती है अगर कोई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो. इसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाती है एंड टिगलिंग जो है फील होती है फीट एंड लेग्स में, और ये असेंडिंग मोशन में चलता है, मतलब कि फुट पे जाएगा फिर लेग्स पे, थाई पे, ऊपर को जाता है, मतलब हमारी बॉडी के नीचे से ऊपर को जाता है. असेंडिंग डिसीज़ है. तो अगर किसी क्लाइंट को डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो एक्सपेक्टोरेट करे अपनी जो सिक्रीशंस है, म्यूकस है, सॉरी मेम्ब्रेन्स कह रही हूँ, जो म्यूकस है उसको एक्सपेक्टोरेट करे, उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो नर्स क्या इंटरवेंशन करेगी. ऑस्कर करेगी फॉर ब्रेथ साउंड, सक्शन द क्लाइंट ओरोफेरिंग्स, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, प्लेस द क्लाइंट इन अ ऑर्थोपेनिक पोजीशन. सो ऑब्वियसली किसी गुलियन बैरन सिंड्रोम वाले पेशेंट को अगर ये होता है सो उसको जो है उसकी जो हमें सिक्रीशंस हैं ऑब्वियसली उसको एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता, उसको आउट नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो नर्व्स है डायफ्राग्राम की, ठीक है, जो मसल्स हैं, नर्व्स कमज़ोर होने की वजह से, नर्व्स डैमेज होने की वजह से मसल्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, तो हम उसके सक्शन करते हैं ओरोफेरिंग्स रूट को, क्योंकि ऐसे देखो बिना उसके सक्शन किए तो वो निकलेगा ही नहीं. अगर तुमने ऑक्सीजन भी दी तो ऑलरेडी बेचारे का सारा वो जो कंजेशन है वो तो जमा पड़ा है, उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. जब तक तुम ऑस्कल्टेट करोगे ऐसे ही ना हो कि पेशेंट जो है वो उसका जो एयरवे है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, तो ये टाइम लेगा. सो इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा, सक्शन ही करना पड़ेगा उसको ओरोफेरिंग्स रूट.
नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द क्रॉनिक किडनी फेलियर, विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन द असेसिंग दिस क्लाइंट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो देखो ऐसे ही एमसीक्यू आपको उन पीडीएफ से मिलेंगे जिसमें आपको आंसर विद रैशनल भी मिल जाएंगे, आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे 199 रुपीज़ में। और किसी को गोल्डन की पॉइंट्स चाहिए नॉर्सेट की तैयारी के लिए, जो कि पिछले एम्स के पेपर से ही बनाए गए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और विद नोट्स, आप ये सारा का सारा मटेरियल मेरे से बाय कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम ओनली इन 299 रुपीज़। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, टेलीग्राम पे आके आप वो बाय कर सकते हैं मेरे से। और सबसे बड़ी बात कि ये मटेरियल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके नॉर्सेट के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप अपनी थ्योरी भी क्लियर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, उसको क्रॉनिक किडनी फेलियर है, और कौन सी ऐसी क्लिनिकल फाइंडिंग है उस क्लाइंट में देखने को मिलेगी, तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। पाइलोयूरिया, लेथार्जिक, हाइपोटेंशन, मसल ट्विचिंग या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले देखने को मिलता है जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही लेथार्जिक होता है, जस्ट बिकॉज की टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। दूसरा जो है मसल ट्विचिंग देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैल्शियम वगैरह, वो सब क्या है रिलीज़ नहीं होती, ठीक है। जो बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए वो एक्सेस में हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ किडनी जो एक्स्ट्रा है वो फिल्टर आउट नहीं करती। सो दो चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं हमें। और देखो दो तरह के किडनी फेलियर होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, क्रॉनिक के बारे में। तो ध्यान देखना, ये मत कहना कि मैम यहाँ पे तो क्रॉनिक नहीं, मतलब किडनी फेलियर लिखा है तो हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी देखने को मिल सकता है, पॉलीयूरिया भी देखने को मिल सकता है। नो, आपको क्रॉनिक और एक्यूट किडनी फेलियर के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए क्या है। सो हमें 2 और 4 जो है क्लिनिकल सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमेंशिया ऑफ एल्ज़ाइमर्स टाइप, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड द नर्स इंक्लूड। तो एक नर्स है, क्लाइंट को टीच कर रही है और उसकी फैमिली मेम्बर्स को कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिमेंशिया के, जो कि एल्ज़ाइमर टाइप का होता है, ठीक है। डिमेंशिया एक होता है डिलीरियम, एक होता है डिमेंशिया। डिलीरियम क्या है कि वो ठीक हो जाता है, बट डिमेंशिया जो है वो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी होती है, मतलब वो ठीक नहीं होता, वो चलता ही है, फिर उसको एल्ज़ाइमर में कन्वर्ट हो जाता है वो डिसीज़ कंडीशन में। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नर्स इसमें इंक्लूड करेगी जब वो किसी को टीच कर रही है। पीरियोडिक ऑप्शन है, पीरियोडिक एक्सरेबेशन, एग्रेसिव एक्टिंग ओवर आउट बिहेवियर, हिपोक्सिया ऑफ सिलेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन टिश्यू, एरिया ऑफ ब्रेन डिस्ट्रक्शन कॉल्ड सेनाइल प्लेग। सो देखो क्या होता है जब डिमेंशिया होता है एल्ज़ाइमर टाइप का, तो क्या होता है जो ओल्ड पर्सन होते हैं ऑलरेडी उनकी जो ब्रेन है उसकी एट्रोपी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है जो आयरन होता है वो शेटर्ड हो जाता है नर्व सेल्स में, जो कि आयरन हमारी बॉडी में सम आयरन पड़ा होता है ना, वो नर्व सेल्स में जाके शेटर्ड हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो ब्रेन के सिनाइल प्लेग्स होते हैं ना उसमें डिस्ट्रक्शंस आनी शुरू हो जाती है। देखो ऑब्वियसली अगर नर्व सेल्स में जाके जो आयरन है वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, शैटर्ड हो रहा है, और जो ऑलरेडी जो ब्रेन है पेशेंट का वो एट्रोपी में है, तो उसकी जो सिनाइल प्लेग्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है डिस्ट्रक्शंस होनी शुरू हो जाती है, इसलिए पेशेंट को ये वाला एल्ज़ाइमर टाइप का डिमेंशिया देखने को मिलता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और एनालिटिक्स बेस्ड है। देखो ये क्वेश्चन आपको तब भी समझ आएंगे अगर आप अपने कान खोल के, आँख खोल के, अच्छे से माइंड लगा के वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे, ठीक है। नॉर्सेट कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डालता जिसमें आपका थोड़ा सा भी ब्रेन ना लगे, जहाँ पे तुमने माइंड लगाना है क्वेश्चन में वो पूरा आपका माइंड लगाने को देगा। अब मैंने आज ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिसके ऑप्शन बड़े ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन को पढ़ना ही, और देखो क्वेश्चन को कम पढ़ोगे तो भी दिक्कत करेगा, वो ही पढ़ो जो क्वेश्चन में लिखा है, अपनी इमेजिनेशन में मत जाओ, ठीक है। इमेजिनेशन में जाओगे तो फिर फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। जो क्वेश्चन में जितना लिखा है उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो, उससे ज़्यादा कम मत समझो। सो अगर आपको इसका मटेरियल बाय करना है नॉर्सेट का तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगी जो बच्चा कमेंट करेगा बाय करने के लिए। सो वहाँ के 299 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हो, मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट की है ये सीरीज़। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड बाय।